अहम खबर देंगे आपको बुलेटिन के आगाज में। कराची के इलाके स्कीम 45 के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कार्रवाई के दौरान मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस और रेंजर्स पर पथराव, पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला जारी है। कराची का इलाका है स्कीम 45, जहां पर मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। न्यू की स्क्रीन पर ये मनासिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया। पुलिस की जानिब से भी शेलिंग का सिलसिला बताया जा रहा है कि इस वक्त जारी है। तजावुजात थी यहाँ पर। ये कराची का इलाका है स्कीम 45, जहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर तजावुजात थी और इन्हीं के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया आज कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। जिस वक्त इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया तो जो मुश्तिल मुजाहिरीन थे उन्होंने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव शुरू कर दिया और इसी के रद्द अमल में पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई इन मुश्तिल मुजाहिरीन पर। और कहा जा रहा है कि ये तजावुजात थी, नाजायज़ तजावुजात के खिलाफ कराची का इलाका स्कीम 45, जहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स बताए जा रहे हैं स्कीम 45 के, जहाँ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ हैं। उबैद, बताया जा रहा था कि मुश्तिल मुजाहिरीन जो है पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से शेलिंग का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? हाईवे का ये इलाका है स्कीम 45 कहलाता है। स्कीम 45 में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे सरकारी ज़मीन भी है और मुख्तलिफ प्राइवेट सोसाइटीज़ का भी कायम अमल में लाया गया है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने आला दिलिया से रब्ता कर रखा था। अदालती हुक्म पर ये कार्रवाई हो रही है जहाँ पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा है। यही वजह है कि अदालती हुक्म पर जब कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में पहुंची तो मुश्तिल मुजाहिरीन का उनको सामना करना पड़ा, जिन्होंने सरकारी मशीनरी को जो कब्जे की हुई चार दीवारियां थी तोड़ने से रोक दिया। और इस हवाले से मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस और रेंजर्स पर शदीद पथराव भी किया गया, जिसके जवाब में पुलिस को शेलिंग और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुश्तिल मुजाहिरीन को दूर धकेला जा चुका है, लेकिन मुजाहिरीन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जिसकी वजह से सरकारी मशीनरी को जमीनें वागुजार करवाने में काफी। बहुत शुक्रिया आपका उबैद। अब तक की एक और अहम बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक के लिए रोक दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तिनाअ जारी कर दिया है। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर विफाक को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आइंदा समात पर साइफर ट्रायल से मुताल्लिक तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत भी कर दी गई है। आज मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक के लिए रोक दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तिनाअ जारी कर दिया है। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी किया गया है, जबकि आइंदा समात पर साइफर ट्रायल से मुताल्लिक जरूरी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत भी कर दी गई है। उधर अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया है। पुलिस की जानिब से 30 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। 9 मई वाक़यात के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हलफ देता हूँ 9 मई को रावलपिंडी नहीं बल्कि मैं कराची में था, कई माह से जेल में हूँ, क्या ये इंसाफ है? जेल में जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग। पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ हिकमत अमली पर इलेक्शन कमीशन का गौर है। इस वक्त मजीद डिटेल्स जावेद नूर से हम लेते हैं। जावेद नूर, अपडेट कीजिएगा। जी, आज दूसरे रोज क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए, क्या इसके खिलाफ हवाले से जो कमीशन के हुक्म हैं जो उनके हुक्म जो है उन्होंने ब्रीफिंग की है इसके मुख्तलिफ पहलुओं ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद नूर। फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि फवाद हसन फवाद बतौर ब्यूरोक्रेट अच्छी शोहरत के हामिल रहे हैं। दरखास्त मादी नज़र में जाती रंजिश का शाखसाना मालूम होती है। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। फिरदौस आशिक अमान इस वक्त मीडिया टॉक कर रही हैं। चूहे बिल्लू में घुसे हुए हैं
उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर आए, अब इलेक्शन हो रहा है, मैदान में आए और मैदान में आके इलेक्शन के प्रोसेस का सामना करते हुए इस इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अक्सरियत को मैं देख रही हूँ कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उन्होंने कोई ना कोई नॉमिनेटर, किसी को अथॉरिटी लेटर के सामने आके लड़ा जाता है। लुक्का छुपी से इलेक्शन नहीं लड़ा जाते। और जो लोग इलेक्शन प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करके अब इंतखाबी अमल को तातल का शिकार करने के लिए कोई ना कोई ड्रामाबाजी रचाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमाम सियासी जमातें इंतखाबी अमल के अंदर कूदी हुई हैं। हर जमात जो है अब उसका जोरे बाजू आजमाने का वक्त आ गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम अपना जोरे बाजू आजमा रहे हैं। आप लोग भी सामने आए और आके मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ये बताइएगा, पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने कागजात जमा कराए हैं जो पार्टी छोड़ दी है, क्या उनमें से कोई भी कुछ लोग आपसे राब्ते में हैं? उनके कोई नाम बता दें हमें, एक दो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मानसहरा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। पीटीआई की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ दायर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर NA-15 हाजरा समी के सामने दलाइल दिए गए और नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के बाद लीगी कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी चौथे रोज भी जारी है। बिलावल भुट्टो और बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मरियम नवाज ने NA-119 में अपने कागजात पर एतराज़ात दूर करने के लिए जीशान मलिक को अपना नुमाइंदा नामजद कर दिया है। मुल्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और पीटीआई के आमिर डोगर के कागजात पर एतराज़। रिटर्निंग ऑफिसर ने आमिर डोगर को आज, जहांगीर तरीन को 29 दिसंबर को तलब कर लिया है। अहम खबर है, इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का चौथा रोज है। बिलावल भुट्टो और बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। मरियम नवाज ने NA-119 में अपने कागजात पर एतराज़ात दूर करने के लिए जीशान मलिक को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। मुल्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और पीटीआई के आमिर डोगर के कागजात पर एतराज़ात सामने आए हैं। पीटीआई समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मरासला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को खत लिख दिया है। पीटीआई उम्मीदवारों की तायद और तजवीज़ कुनिंदा को बगैर रुकावट पेश होने को यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया गया है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम कराची पहुंचेंगे। नून लीग के सदर की MKM और पीर पगारा से मुलाकातों का इम्कान है। नून लीग के रहनुमा बशीर मेमन और MKM राब्ता कमेटी के रुकन अमीरुल हक में राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ कल MKM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करेंगे। सुमैया खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। सुमैया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी जमा हुए थे उसकी जांच पड़ताल का सिलसिला कराची के चारों इजला समेत जो है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध में भी जो है मखसूस नशस्तें जो हैं ख़वातीन और अक़लियत की, उसका जो है सिलसिला जारी है। शाम होते ही, सहपहर होते ही जो है यहाँ पर तेज़ी आ गई है। पीपल्स पार्टी और GDA के जो है उम्मीदवार वो अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए आ रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी की हीर सोहो और निदा खोड़ो जो है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध के जो ऑफिस उसके अंदर मौजूद है। उनकी कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है उसका सिलसिला जो है वो चल रहा है। जबकि
جو ہے وہ گرینڈ ڈیموکریٹ الائنس سے سائرہ بانو کی جو ہے وہ اسکروٹنی درست قرار پائی ہے اور وہ کامران جو ہے اس وقت اندر موجود ہیں، ان کی اسکروٹنی جاری ہے۔ اور اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی، مہتاب اکبر راشدی، شازیہ مری کی اسکروٹنی جو ہے وہ درست قرار پائی ہے، اور یہ وہ خواتین ہیں جو کہ پیپلز پارٹی سے مخصوص نشستوں پر جو ہے وہ الیکشن جو ہے لڑیں گی۔ اور اگر ہم بات کریں ایم کیو ایم کی تو ایم کیو ایم سے رانا انصار اور اقلیت سے جو ہے ایم کیو ایم نے منگلا شرما کو۔ اچھا سمیہ، یہ بھی بتائیے گا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کب تک پہنچ جائیں گے کراچی، اور کل جو ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، اس بارے میں کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ شہباز شریف کی یہی اطلاعات ہے کہ آج شام تک جو ہے شہباز شریف کراچی پہنچیں گے، اس کے بعد ایک نجی ہوٹل میں جو ہے متوقع ہے کہ ان کی ملاقاتیں ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں سے ملاقاتیں کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوگی۔ لیکن کل جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نے واضح طور پہ یہ کہا تھا، جب وہ ضلع وسطی میں پہنچے تھے اپنی اسکروٹنی کے سلسلے میں، تو انہوں نے واضح طور پہ مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ جو میری سیٹ کماڑی NA 242 ہے وہ میری بہت امپورٹنٹ سیٹ ہے اور میں اس سیٹ سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اب یہی دیکھنا ہے کہ اسی سیٹ سے جو ہے شہباز شریف بھی کھڑے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم اور جو ہے وہ نون لیگ سے ملنے کی باتیں بھی جو ہے وہ سرگوشیاں بھی چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمیہ خورشید آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کی اندرونی کہانی نیو نیوز سامنے لے آیا ہے۔ آج کے اجلاس میں حمزہ شہباز نے پھر سوالات اٹھائے ہیں۔ پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے کارکنوں کو نظر انداز نہ کرنے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف نے حمزہ شہباز کی تجاویز سنی، اور انہوں نے مزید کیا تجاویز دی اس بارے میں ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ وقاص قوری لاہور سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ وقاص قوری، مزید کیا سوالات اٹھائے گئے حمزہ کی جانب سے آج؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے آج پھر پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں سوالات اٹھائے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی حمزہ شہباز نے پارٹی کارکنوں کی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس حوالے سے سوالات اٹھائے تھے، تاہم مریم اورنگزیب کی جانب سے اس خبر کی باقاعدہ تردید جاری کی گئی تھی، لیکن آج پھر اجلاس میں حمزہ شہباز نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ کارکنوں کو دیرینہ کارکنوں کو ٹکٹیں نہ دینا غیر مناسب ہے، اور اس طرح جو کارکن ہیں ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دینے والے کارکنوں کو ٹکٹیں دینا ہی مسلم لیگ نون کی پالیسی ہونی چاہیے۔ اس موقع پر مریم نواز نے بھی حمزہ شہباز کی جو پارٹی کے لیے خدمات ہیں ان کی تعریف کی۔ اس موقع پر مریم نواز نے اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں حمزہ شہباز نے پارٹی کو یکجا رکھا اور پارٹی کو زندہ رکھا، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے حمزہ شہباز کی تجاویز تحمل سے سنی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وقاص۔ ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، سراج الحق اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ پارٹی کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ کی صورت میں، کبھی جرنیلوں کے ساتھ مل کر، کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں، اور کبھی کسی رنگ اور کسی شکل میں تمہاری اوپر 76 سالوں سے برسر اقتدار ہے۔ ان کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں بجلی 1 یونٹ ہمارے عوام کو 56 روپے پر مل رہی ہے۔ ان کی وجہ سے گیس غائب ہے، اور ہے بھی تو اتنا مہنگا کہ ایک عام انسان اس کے استعمال سے اب عاجز آ گیا ہے۔ ان سیاسی موسمی فرندوں کی وجہ سے آج پاکستان کے تمام ادارے ناکامی سے دوچار ہے۔ ہمارا عدلیہ نظام تباہ ہو گیا، نیب احتساب کا ادارہ ہے وہ ناکام ہو گیا، مقننہ قانون سازی کا ادارہ ہے وہ ناکام ہو گیا، ہمارے جو بنیادی صنعتی یونٹ تھے وہ ناکام ہو گئے، حتیٰ کسی زمانے میں پی آئی اے ساری دنیا میں پاکستان کا ایک پہچان تھا، وہ خسارے کا شکار ہو گیا، سٹیل مل تباہ ہو گیا، پی ٹی سی ایل تباہ ہو گیا، وابڈا تباہ ہو گیا، اور اس سیاسی اشرافیہ کی وجہ سے آج پاکستان اپنے پڑوسی ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنے ساتھیوں اور اپنے پڑوسی ممالک کے بنسبت ہر لحاظ سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔
اگر ہم عدالتوں کی بات کریں تو ہماری عدالتوں کا جو شمار ہے فہرست ہے کارکردگی کے لحاظ سے وہ دنیا میں 129 نمبر پر ہے، 129، اور مراعات لینے میں ماشاءاللہ وہ دنیا میں ٹاپ 10 میں شامل ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کو دیکھیں کہ جہاں غریب کے بچے کے لیے دروازے بند ہیں، ہمارے ہاسپٹلز کو دیکھیں جہاں عام غریب انسان علاج کے اخراجات برداشت کرنے سے عاجز آ گئے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں، اور خودکشیوں کا شرح اسی وجہ سے بڑھ گیا ہے۔ ان حالات میں کرپٹ اشرافیہ کا کارنامہ دیکھیے کہ ان کے اپنے خزانوں میں اضافہ، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ، ان کے شوگر ملز میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ، اور پاکستان کا ہر بچہ 3.25 لاکھ مقروض، پاکستان پر 80,000 ارب کا قرضہ، بلکہ قرضوں کا ایک حمالیہ ہمارے کندھوں پر، پاکستان کے 10 کروڑ عوام اس کرپٹ اشرافیہ کی وجہ سے غربت کے لکیر سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور۔ پاکستان میں 31% نوجوان بے روزگار، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہی نوجوان ہیں جو ہمارا سرمایہ ہے، لیکن ملک سے باہر نکلنے کی کوشش میں کبھی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اہم خبر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا میو ہاسپٹل کا دورہ، ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن اور فنشنگ کے کاموں کا انہوں نے جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تعمیراتی کاموں میں اعلیٰ معیار کی تعریف کی، اور یہ اچانک وزٹ کیا گیا تھا جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے، جہاں پہ انہوں نے تعمیراتی جو سرگرمیاں تھیں ان کا معائنہ کیا، اور جو اپ گریڈیشن کی گئی اس ہاسپٹل کے اندر اور فنشنگ کا جو کام تھا اس کا جائزہ لیا گیا ان کی جانب سے۔ تعمیراتی کام پر انہوں نے جو سٹاف تھا وہاں پر ان کے معیار کو سراہا ہے۔ وقاص غوری ہمارے ساتھ ہیں۔ وقاص، بتائیے گا کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ میو ہاسپٹل کا یہ دورہ ہے، اپ گریڈیشن کیا کیا کی گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو دورہ کیا ہے اس میں جو تمام تر کام کیے جا رہے ہیں کیا تسلی بخش قرار دیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے؟ جی بالکل نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسپتالوں کو خصوصی طور پر فوکس کر رکھا ہے۔ آج انہوں نے میو اسپتال کے ایمرجنسی بلاک کا دورہ کیا ہے، جہاں اپ گریڈیشن کا جو کام ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایمرجنسی بلاک کو اپ گریڈیشن کے بعد کھول دیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر مریضوں اور تیمارداروں کی سہولت کے لیے مناسب سائن بورڈ لگانے کی ہدایت بھی کی ہے، جبکہ ایمرجنسی بلاک کا 100% کام جو ہے وہ جنوری کے آغاز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور محکمہ تعمیرات و مواصلات کی کارکردگی کو بھی سراہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پولیو کے قطرے پلانے کو غیر شرعی کہنے والے لوگ بدبخت ہیں۔ علماء کرام ان بدبختوں کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ بچوں کے روشن مستقبل کے لیے صحت مند زندگی ان کا حق ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کہتے ہیں کہ انسداد پولیو کے خلاف جھوٹی خبروں کا خاتمہ ضروری ہے۔ مسلمان معقولیت پر یقین رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں کسی بھی بات کی تحقیق ضروری ہے۔ پولیو کے قطرے پلانے کو غیر شرعی کہنے والوں کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے نگران وزیر اعظم کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو غیر شرعی کہتے ہیں پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو، وہ لوگ بدبخت ہیں۔ علماء کرام ان بدبختوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ بچوں کے روشن مستقبل کے لیے صحت مند زندگی ان کا حق ہے۔ اور نگران وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انسداد پولیو کے خلاف جھوٹی خبروں کا خاتمہ بہت ضروری ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ معقولیت پر یقین رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں کسی بھی بات کی تحقیق ضروری ہے۔ ہمارے بچے جنہوں نے آگے آنے والی نسلوں کو تشکیل دینا ہے، کیا یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار کے اس کائنات میں اس کی عطا سے لطف اندوز ہو سکے، اس کی عطا اور اس کی رحمت کا وہی استعمال کر سکے جو میں اور آپ کر رہے ہیں؟ یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے۔
हक उनका है, जिम्मेदारी हमारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी है। 100 इंडेक्स में 14 से 14 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 62,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स 1,414 पॉइंट्स इजाफे से 62,278 पर मौजूद है। डिटेल जानते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुनीर से। जी काशिफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है वो तेजी का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी रहा है। गुज़श्ता रोज की जो तेजी थी वो 1600 पॉइंट की थी और इस वक्त जो है मार्केट इस वक्त जो है वो क्लोज हो गई है। इस वक्त जो है वो जो एडजस्टमेंट जारी है, ताकि इस वक्त सूरत लिया गया 1188 पॉइंट का अब तक इजाफा हुआ है। 62,052 पर जो है इस वक्त मार्केट मौजूद है। आज मार्केट ने जो सबसे ज्यादा जो इजाफा देखा है वो 62,750 पर देखा है। आज मजमूई तौर पर 1.95% जो है इसमें इजाफा हुआ है। मार्केट में जो कम तरीन सतह थी वो 61,000 जो है वो 92 रही। 2 दिन के अंदर हमने देखा है कि मार्केट के अंदर तकरीबन 2600 और 2700 पॉइंट का इजाफा हुआ है। मार्केट ने तकरीबन 70,000 के बाद अब दोबारा 62,000 की जो है वो रिकवरी की और मार्केट में जो है वो आज वॉल्यूम भी इस लिहाज से अच्छे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक कहते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं है, फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं। माजी में गुर्बत में खातिर खा कमी हुई जो फिर सर उठा रही है। पाकिस्तान में निज़ाम, कर्जे और आमदनी के ज़राए पायदार नहीं है। पाकिस्तान ये सोच फरमान चल रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में माशी तरक्की पायदार नहीं, इसकी माशी तरक्की महदूद है और महदूद लोगों को फायदा दे रही है। पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना जरूरी है। नाजी बिन हसन का कहना था कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। ज़रई और तवानाई शोबों की खराबियां दूर की जाएं। तवानाई रिफॉर्म्स का महवर माली इस्तेहकाम, बेहतर तकसीम होना चाहिए और महंगी के बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो हो। बज़ाहिर पॉलिसी बदलने की सोच पर इत्तेफाक दिखाई देता है, जबकि तजर्बा बताता है कि रिफॉर्म्स को रोका जाता है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने मजीद कहा, पाकिस्तान में निजाम, कर्जों की लागत और आमदनी के जराए पायदार नहीं। अफराद और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खर्च महदूद है। हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। प्रोडक्शन टीम, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर है कराची से। कराची शाह फैसल कॉलोनी में SHO के बेटे ने हवाई फायरिंग की है। SSP कोरंगी हसन सरदार ने SHO शाह फैसल को मुअत्तल कर दिया है। SHO के बेटे पर हवाई फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। कराची से आपको अहम खबर दी जा रही है। कराची शाह फैसल कॉलोनी में SHO के बेटे की हवाई फायरिंग, SSP कोरंगी हसन सरदार ने SHO शाह फैसल को मुअत्तल कर दिया। SHO के बेटे पर हवाई फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। उबैद शाह से मजीद डिटेल्स लेते हैं। उबैद, हवाई फायरिंग की गई SHO के बेटे की जानिब से क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, थाना शाह फैसल कॉलोनी का ये इलाका है। थाना शाह फैसल कॉलोनी के अहाते में SHO के बेटे की जानिब से हवाई फायरिंग की गई है। SHO के बेटे की हवाई फायरिंग पर SSP कोरंगी हसन सरदार नियाजी ने सख्त नोटिस लेते हुए SHO के बेटे को हवाई फायरिंग करने पर जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल भी हुई थी, उस पर नोटिस लेते हुए SHO को शाह फैसल कॉलोनी को मुअत्तल कर दिया। जबकि SHO के बेटे के खिलाफ अभी अब से कुछ ही देर में थाना शाह फैसल में ही मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और हवाई फायरिंग और दीगर जो मामला है उसकी मदद में मैं आपको ये बता दूं कि SSP कोरंगी की जानिब से हवाई फायरिंग के खिलाफ पूरी एक मुहिम का आगाज किया गया था, जिसमें शादी हॉल के बाहर बैनर्स भी आवेदा किए गए थे। उसके साथ साथ इलाके की मसाजिद में भी ऐलान किया गया था कि न्यू ईयर के मौके पर, ये जो खुशी के मौके होते हैं, शादी ब्याह के हॉल के बाहर हवाई फायरिंग को इंतहाई ममनू करार दिया गया था। और उसके हवाले से पुलिस का, कोरंगी पुलिस का पूरा एक ऑपरेशन चल रहा था। ऐसे में शाह फैसल SHO की जानिब से उनके बेटे की जानिब से थाने के अंदर हवाई फायरिंग करना यकीनी तौर पर पुलिस का एक मजाक बनाने के मुतरादिफ है। यही वजह है कि SSP कोरंगी ने सख्त नोटिस लेते हुए न सिर्फ SHO शाह फैसल को मुअत्तल कर दिया, बल्कि उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। जी अभी आपको खबर दे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत तहमीना दौलताना के साथ हाथ कर गई है। तहमीना दौलताना ने MNA की सीट पर कागज जमा करवाए। पार्टी क़यादत ने तहमीना दौलताना का नाम पंजाब की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में शामिल कर दिया। तहमीना दौलताना ने पंजाब की ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए कागजात ही जमा नहीं करवाए। वकास खौरी से मज़ीद जानते हैं। वकास, क्या मामला ये?
جی بالکل، مسلم لیگ نون کی قیادت تہمینہ دولتانہ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق تہمینہ دولتانہ نے ایم این اے کی سیٹ پر کاغذات جمع کروائے اور پارٹی سے بھی ایم این اے کی سیٹ کا جو ہے مطالبہ کیا۔ تاہم پارٹی قیادت نے تہمینہ دولتانہ کا نام پنجاب میں خواتین کی مخصوص نشستوں میں تیسرے نمبر پر شامل کر دیا، جبکہ ذرائع کے مطابق تہمینہ دولتانہ نے پنجاب کی خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات جمع کروائی ہی نہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تہمینہ دولتانہ اور مریم نواز میں گزشتہ دنوں ایک اجلاس کے موقع پر طرز کلامی بھی ہوئی تھی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔